रात का सन्नाटा गाजीपुर की तंग गलियों में पसरा हुआ था। सर्द हवाएं कूड़े के ढेर को हल्के हल्के हिला रही थीं और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज हवा में तैर रही थी। 26 जनवरी 2025 की सुबह, जब पूरा देश 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियों में डूबा था, गाजीपुर की पेपर मार्केट के पास एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सुबह 4:23 बजे, जब आसमान में धुंध का पर्दा अब भी पूरी तरह हटा नहीं था, गाजीपुर पुलिस कंट्रोल रूम का फोन बजा। दूसरी तरफ एक घबराई, कांपती आवाज थी। कॉल करने वाले ने बताया कि शिवाजी रोड और अंबेडकर चौक के बीच IFSC पेपर मार्केट के पास कूड़े के ढेर में एक जला हुआ सूटकेस पड़ा है और उसमें से एक इंसानी लाश की झलक दिख रही है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। गाजीपुर थाने के SHO निर्मल झा ने अपनी जैकेट उठाई, अपनी टीम को इकट्ठा किया और मौके की ओर दौड़ पड़े। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं थी। यह एक ऐसी साजिश थी जिसके तार इतने उलझे थे कि हर कदम पर एक नया रहस्य सामने आ रहा था, जैसे कोई काला जाल बुनता चला जा रहा हो। हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं NRD FM कहानी को। आगे देखने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करके और आगे भी ऐसे ही क्राइम स्टोरी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। जब निर्मल झा और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंचे तो मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। सुबह की हल्की रोशनी में कूड़े के ढेर के बीच एक जला हुआ सूटकेस पड़ा था। इसका स्टील का हैंडल धुंध में चमक रहा था, लेकिन बाकी हिस्सा पूरी तरह राख में तब्दील हो चुका था। सूटकेस के अंदर एक लाश थी, इतनी बुरी तरह जली कि चेहरा, उम्र या पहचान बताना नामुमकिन था। लाश को देखकर साफ था कि उसे जबरदस्ती सूटकेस में ठूंसा गया था। शरीर का आकार और कुछ बचे हुए कपड़ों के टुकड़े, जिनमें एक जला हुआ दुपट्टा और कुछ धागों के अवशेष शामिल थे, बता रहे थे कि यह शायद किसी युवती की लाश थी। निर्मल ने अपने सहयोगी सब इंस्पेक्टर रमेश को देखा और कहा, यह कोई साधारण अपराध नहीं है। जो भी इसके पीछे है, उसने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने आसपास की जगह को बारीकी से देखा। कूड़े के ढेर में टूटी फूटी बोतलें, पुराने कागज और कुछ प्लास्टिक के टुकड़े बिखरे थे, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे एक पुरानी चाय की दुकान के ऊपर लगे CCTV कैमरे पर पड़ी। रमेश, इस कैमरे की फुटेज हमारा पहला कदम होगी, निर्मल ने गंभीर स्वर में कहा। पुलिस ने तुरंत भीड़ को हटाकर जगह को सुरक्षित किया। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, कुछ डरे हुए थे, कुछ उत्सुक। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, साहब, ये जगह पहले भी बदनाम रही है, रात को यहां कोई नहीं आता। निर्मल ने उसकी बात नोट की, लेकिन उनका ध्यान अभी सूटकेस पर था। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और निर्मल ने DCP अभिषेक धानिया को फोन पर पूरी घटना की जानकारी दी। DCP ने कहा, मैं आ रहा हूं, तब तक कोई भी सबूत छेड़े नहीं। कुछ ही देर में DCP मौके पर पहुंचे। निर्मल ने उन्हें सैल्यूट किया और सूटकेस की ओर इशारा किया। DCP ने लाश को गौर से देखा। उनकी आंखें सिकुड़ी और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, यह कोई साधारण हत्या नहीं है निर्मल। जिसने भी यह किया, उसने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की है। शायद यह कोई करीबी रिश्ता था, पति प्रेमी या कोई ऐसा शख्स जो इस लड़की से छुटकारा चाहता था। देखो, लाश को इस तरह ठूंसा गया है जैसे हत्यारे को जल्दी थी। निर्मल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सर, मुझे लगता है हत्यारा यहीं आसपास का है। गणतंत्र दिवस की वजह से सीमाओं पर चेकिंग बहुत सख्त थी। हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी। कोई बाहर। DCP ने उनकी तर्क शक्ति की तारीफ की और बोले, ठीक है निर्मल, यह ब्लाइंड मर्डर तुम्हारा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट, CCTV फुटेज और हर संभव सुराग इकट्ठा करो। मैं चाहता हूं कि यह केस जल्दी सुलझे। तुम्हारे साथ स्पेशल स्टाफ रहेगा। निर्मल ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, सर, मैं इस केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जांच शुरू हुई। फॉरेंसिक टीम ने सूटकेस और आसपास की जगह से नमूने लिए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेजा गया और एक सिपाही को वहां निगरानी के लिए तैनात किया गया। निर्मल ने भीड़ में मौजूद लोगों से सवाल शुरू किए। ज्यादातर ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति राम प्रसाद आगे आया।
उसने कांपती आवाज में बताया, सर, रात करीब 1:30 बजे मैं छत पर गया था। टॉयलेट के बाद जब लौट रहा था तो मैंने कूड़े के ढेर से आग की लपटें उठते देखीं। पहले मुझे लगा कि कोई कचरा जल रहा होगा, लेकिन अब लगता है कि यह वही सूटकेस था। निर्मल ने पूछा, क्या तुमने किसी को वहां देखा? कोई गाड़ी, कोई शख्स? रामप्रसाद ने इनकार में सिर हिलाया, लेकिन उनकी बात ने एक अहम सुराग दिया। लाश को रात 1:30 बजे के बाद जलाया गया था। निर्मल ने पूछा, तुमने समय कैसे देखा? रामप्रसाद ने जवाब दिया, सर, जब मैं छत से नीचे आया तो मोबाइल में समय देखा था, 1:50 हो रहा था। निर्मल ने उनकी बात नोट की और रामप्रसाद का मोबाइल नंबर और पता लिया, ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे फिर संपर्क किया जा सके। थाने लौटकर निर्मल ने केस को BANS की धारा 1331 और 248A के तहत दर्ज किया। अब सबसे बड़ा सवाल था, लाश किसकी थी और हत्यारा कौन था? पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच शुरू की। रात 1 से 2 बजे के बीच की फुटेज में कुछ स्कूटर, बाइक और कारें दिखीं। एक Hyundai वर्ना कार पर निर्मल की नजर टिक गई। उसका नंबर प्लेट साफ दिख रहा था। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम से पता चला कि कार का मालिक एक शख्स था जो लोनी में रहता था। पुलिस ने तुरंत उस पते पर दबिश दी। वहां पहुंचकर पता चला कि कार कुछ महीने पहले अमित तिवारी नाम के एक शख्स को बेची गई थी, जो अब इसे कैब के तौर पर इस्तेमाल करता था। अमित का पता सुनकर पुलिस चौंक गई। वह खोड़ा कॉलोनी, मंगल बाजार रोड, गाजीपुर में रहता था, यानी घटना स्थल से बस कुछ ही किलोमीटर दूर। पुलिस बिना वक्त गंवाए अमित के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाते ही एक 22 साल का युवक बाहर निकला। उसका चेहरा पीला था और हाथ में एक बैग था, जैसे वह कहीं भागने की तैयारी में हो। कहां जा रहे हो अमित? निर्मल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अमित की आवाज कांप रही थी। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? निर्मल ने गंभीर स्वर में कहा, हमें बहुत कुछ पता है अमित। यह भी कि तुमने रात को एक सूटकेस में लाश जलाकर गाजीपुर पेपर मार्केट में फेंकी थी। अमित ने तुरंत इनकार किया, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो रात भर अपने कमरे में सो रहा था। लेकिन उसकी घबराहट और कांपते हाथ उसे बेपर्दा कर रहे थे। निर्मल ने अपनी टीम को इशारा किया और 2 सिपाहियों ने अमित को पकड़ लिया। वह चीखने लगा, मैं बेकसूर हूं। लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी और उसे थाने ले आई। थाने में सख्त पूछताछ शुरू हुई। पहले तो अमित टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब CCTV फुटेज और कार की जानकारी उसके सामने रखी गई तो वह टूट गया। आंसुओं के बीच उसने कबूल किया, हाँ, मैंने शिल्पा की हत्या की थी। वह मेरी चचेरी बहन थी, लेकिन हमारा रिश्ता उससे कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। वह मुझसे शादी का दबाव बना रही थी। मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन वह धमकी दे रही थी कि अगर मैंने शादी नहीं की तो वह रेप का केस कर देगी। मैं डर गया था। शनिवार रात करीब 8:30 बजे हमारी बहस हुई और गुस्से में मैंने उसका गला घोंट दिया। निर्मल ने पूछा, लाश को सूटकेस में जलाने का आइडिया किसका था? अमित ने एक नया नाम लिया, अनुज शर्मा। वह मेरा दोस्त है। हत्या के बाद मैं घबरा गया था। मैंने अनुज को सब बताया और उसने ही मुझे लाश को सूटकेस में डालकर जलाने की सलाह दी। अमित ने बताया कि अनुज ने सुझाव दिया था कि लाश को किसी सुनसान नदी किनारे फेंक दिया जाए, लेकिन गणतंत्र दिवस की सख्त चेकिंग की वजह से वे ऐसा नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने पास के पेपर मार्केट में ही लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। रात 1 बजे वे दोनों एक बोतल डीजल लेकर गए। सूटकेस को कूड़े के ढेर पर रखा, उस पर सूखी घास और कचरा डाला और आग लगा दी। आग की लपटें उठते ही वे अपनी Hyundai वर्ना कार में वहां से भाग गए। पुलिस ने तुरंत अनुज शर्मा को खोड़ा कॉलोनी के D1600 बेस स्टार करण विहार से गिरफ्तार किया। 22 साल का अनुज एक वेल्डर था जो कभी कभी कैब भी चलाता था। पूछताछ में उसने भी जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह सिर्फ अमित की मदद करना चाहता था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि मामला इतना गंभीर हो जाएगा। शिल्पा, जो 25 साल की थी, सूरत से भागकर नवंबर 2024 में अमित के पास आई थी। उसके पिता सूरत में कपड़ा व्यापार में काम करते थे और पूरा परिवार वहीं रहता था। पुलिस ने शिल्पा के परिवार को फोन पर उसकी हत्या की खबर दी और उन्हें गाजीपुर थाने बुलाया। पोस्टमार्टम के बाद लाश परिवार को सौंप दी गई, लेकिन कहानी में अभी कई ट्विस्ट बाकी थे।
फॉरेंसिक रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। शिल्पा की हत्या गला घोंटने से नहीं बल्कि जहर देने से हुई थी। यह सुनकर निर्मल झा के होश उड़ गए। उन्होंने अमित से दोबारा पूछताछ शुरू की। अमित ने कबूल किया कि उसने शिल्पा को पहले नींद की गोलियां दी थीं ताकि वह बेहोश हो जाए। फिर गला घोंटने की बात उसने इसलिए कही ताकि सच छिप सके, लेकिन असल में जहर की गोलियां अनुज ने दी थीं। निर्मल ने अनुज को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। सख्ती से पूछने पर अनुज टूट गया और उसने एक और सनसनीखेज खुलासा किया। शिल्पा सिर्फ अमित की प्रेमिका नहीं थी सर, वह मेरे साथ भी रिश्ते में थी। वह मुझे भी शादी के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। मैं तंग आ चुका था, इसलिए मैंने अमित को उकसाया कि वह शिल्पा को रास्ते से हटाए। जहर की गोलियां मैंने ही दी थीं और सूटकेस में लाश जलाने का आइडिया भी मेरा था। यह खुलासा पुलिस के लिए जैसे बिजली का झटका था। अनुज, जो पहले सिर्फ एक मददगार दोस्त लग रहा था, अब इस हत्या का मास्टरमाइंड निकला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फॉरेंसिक टीम को कूड़े के ढेर में एक छोटा सा लॉकेट मिला जो आग से बचा हुआ था। लॉकेट पर एक नाम खुदा था, रिया। निर्मल ने सोचा, क्या शिल्पा का असली नाम रिया था या यह लॉकेट किसी और का था? पुलिस ने शिल्पा के परिवार से इस लॉकेट के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया कि शिल्पा के पास ऐसा कोई लॉकेट नहीं था। अब सवाल यह था कि यह लॉकेट वहां कैसे पहुंचा? क्या कोई तीसरा शख्स भी इस साजिश में शामिल था? निर्मल ने सीसीटीवी फुटेज को दोबारा खंगाला। एक और फुटेज में रात 1:15 बजे एक स्कूटर पर एक शख्स दिखा जो कूड़े के ढेर के पास रुका और कुछ देर बाद चला गया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन स्कूटर का नंबर नोट किया गया। जांच में पता चला कि स्कूटर एक स्थानीय दुकानदार संजय वर्मा का था। पुलिस ने संजय को हिरासत में लिया। संजय ने बताया कि वह रात को अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था, लेकिन उसने कूड़े के ढेर के पास कुछ जलते देखा और डर की वजह से रुककर देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन निर्मल को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने संजय के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए और पता चला कि उस रात उसकी अनुज से कई बार बात हुई थी। संजय से सख्त पूछताछ हुई और आखिरकार उसने सच उगल दिया। मैं अनुज का पुराना दोस्त हूं। उसने मुझे बताया था कि वह और अमित एक लाश को ठिकाने लगाने जा रहे हैं। उसने मुझसे कहा था कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वह मुझे फोन करेगा। उस रात उसने मुझे बुलाया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो आग पहले से ही लग चुकी थी। मैंने लॉकेट वहां गिराया था। वह मेरी बहन रिया का था, जो कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। मैंने सोचा कि यह लॉकेट पुलिस को गुमराह करेगा। यह नया खुलासा और भी सनसनीखेज था। निर्मल ने रिया के गायब होने के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। पता चला कि रिया भी खोड़ा कॉलोनी में रहती थी और अनुज को जानती थी। रिया का गायब होना 2019 का मामला था और तब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। क्या शिल्पा की हत्या का रिया के गायब होने से कोई कनेक्शन था? निर्मल ने अनुज से इस बारे में पूछा, लेकिन अनुज ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे रिया के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ शिल्पा की हत्या में मदद की थी। लेकिन निर्मल को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। जांच को और गहरा किया गया। पुलिस ने अनुज के पुराने रिकॉर्ड्स और उसके दोस्तों से पूछताछ शुरू की। एक स्थानीय चाय वाले ने बताया कि अनुज और रिया को कई बार साथ देखा गया था। वो दोनों अक्सर रात को पेपर मार्केट के पास मिलते थे, उसने कहा। यह सुनकर निर्मल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अनुज के घर की तलाशी ली और वहां एक पुराना डायरी मिली जिसमें रिया का नाम बार बार लिखा था। डायरी में कुछ तारीखें और जगहों के नाम थे जो गाजीपुर और खोड़ा कॉलोनी से जुड़े थे। एक पेज पर लिखा था, रिया को चुप कराना होगा। यह पढ़कर निर्मल को यकीन हो गया कि रिया का गायब होना और शिल्पा की हत्या आपस में जुड़े हुए हैं। निर्मल ने डीसीपी अभिषेक धानिया को इस नए एंगल की जानकारी दी। डीसीपी ने कहा, निर्मल, तुम एक पुराने केस को भी सुलझाने की राह पर हो। अगर रिया का गायब होना और शिल्पा की हत्या एक ही साजिश का हिस्सा है तो यह अनुज का काम हो सकता है। पुलिस ने अनुज पर दबाव बढ़ाया। कई घंटों की पूछताछ के बाद अनुज आखिरकार टूट गया। उसने कबूल किया, हाँ, रिया को मैंने मारा था। वह भी मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मैंने उसे 2019 में जहर देकर मार दिया
और उसकी लाश को यमुना नदी में फेंक दिया। शिल्पा को जब मैंने रिया के बारे में बताया तो उसने भी मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, इसलिए मुझे उसे भी रास्ते से हटाना पड़ा। यह खुलासा सुनकर पुलिस स्तब्ध रह गई। अनुज न सिर्फ शिल्पा की हत्या का मास्टरमाइंड था, बल्कि एक सीरियल किलर भी निकला। डीसीपी अभिषेक धानिया ने निर्मल झा और उनकी टीम को 48 घंटे में 2 केस सुलझाने की बधाई दी। अमित, अनुज और संजय को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सनसनीखेज कहानी को दुनिया के सामने रखा गया, लेकिन निर्मल के दिमाग में अभी भी एक सवाल था। क्या अनुज ने और भी हत्याएं की थीं? क्या गाजीपुर की गलियों में और भी राज छिपे थे? यह कहानी विश्वासघात, छल और छिपे हुए रहस्यों की है। यह हमें सिखाती है कि सच्चाई कितनी भी छिपी हो, वह एक दिन सामने आ ही जाती है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या अनुज के और भी राज सामने आएंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और यह भी लिखें कि आप कहां से इसे पढ़ रहे हैं।